नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आधारशिला आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिर हाजिर हुए हैं इंडियन पॉलिटी का एक और टॉपिक लेके। टॉपिक का नाम है लोकसभा। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने राज्यसभा देख लिया था, तो जिन लोगों को राज्यसभा देखना हो वो पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग कवर करेंगे लोकसभा। चलिए तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। लोकसभा, तो लोकसभा को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? हाउस ऑफ द पीपुल। ठीक, इसके अलावा लोकसभा को निम्न सदन, प्रथम सदन, जनता का सदन और अस्थायी सदन कहा जाता है। ये क्यों कहा जा रहा है? निम्न सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा में की जो योग्यता देखते हैं हम लोग कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता, उसमें जो आयु है न्यूनतम वो 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा में 30 वर्ष। इसलिए राज्यसभा, चूंकि वहाँ पे वरिष्ठ सीनियर लोग जा रहे हैं ना, 30 साल वाले, इसलिए वो उच्च सदन है। और यहाँ पे 25 वर्ष की आयु से भी जा सकते हैं, इसलिए इसको निम्न सदन कहा जाता है। प्रथम सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जनता का सदन है, यानी यहाँ के जो सदस्य हैं इन लोगों को हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, इसलिए इसको प्रथम सदन कहा जाता है। जनता का सदन इसीलिए क्योंकि ये सदन जो है ये प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा बनता है। और अस्थायी सदन इसलिए क्योंकि ये हमेशा राज्यसभा की तरह नहीं चलता है, ये हर 5 वर्ष के बाद विघटित हो जाता है। 5 वर्ष इसकी मैक्सिमम सीमा है, उसके पहले भी विघटित हो सकता है अगर सरकार गिर जाए अन्य किसी कारण से, लेकिन 5 वर्ष तक अधिकतम ये रहेगा, उसके बाद इसका विघटन होना ही होना है, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं संरचना। यहाँ से थोड़ी सी कुछ बदलाव हुए हैं, इसलिए ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। संरचना में देखिए, संविधान जो है उसमें अब क्या है, वर्तमान में 550 सीटें होंगी, ये अधिकतम, जिसमें 530 सीटें राज्यों से भरी जाएंगी और बची हुई 20 सीटें यूटी से, यूनियन टेरिटरी यानी संघ राज्य क्षेत्रों से। अच्छा, जब बात करेंगे हम लोग मूल संविधान की, जो मूल संविधान बना था वहाँ पर ये जो सीटें हैं 550, इसकी जगह 552 सीटें थी। ये 2 लोग और बढ़ गए। ये कहाँ के हैं? ये 2 लोग जो थे ये एंग्लो इंडियन समुदाय से आते थे, ठीक है, जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था। लेकिन ये जो 2 सीटें हैं इसको हटा दिया गया है 104वें संशोधन द्वारा, ठीक है, 104वें संशोधन 2019 के द्वारा ये प्रावधान हटा दिया गया। तो अब एंग्लो इंडियन की जो बात थी यहाँ पे संविधान में वो हटा दी गई है, अब इनको मनोनीत नहीं किया जाता है और 2020 से इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। तो संविधान में कोई पूछता है कि लोकसभा में अधिकतम सीट, तो बताएंगे 550, लेकिन कोई पूछता है मूल संविधान में अधिकतम सीट क्या थी लोकसभा की, तो आप बताएंगे कि मूल संविधान में तो 552 ही थी। ये संशोधन तो अभी हुआ है 2019 में, इसके बाद ये 2 सीटें घट गई एंग्लो इंडियन वाली, ठीक। तो ये हो गया मूल संविधान में। अब देखते हैं हम लोग वर्तमान में क्या व्यवस्था है। अब यहाँ भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए, इसको मिटा देता हूँ। अब जो है वर्तमान में सीटें कितनी हैं लोकसभा की? 543, ठीक। यहाँ भी पहले 2 सीट हुआ करती थी, यानी 545 होती थी, तो वो 2 एंग्लो इंडियन निपट गए, ठीक। तो बची 543 सीटें होती हैं अब वर्तमान में, और 524 सीटें राज्यों से आती हैं और 19 सीटें यूटी क्षेत्रों से। यहाँ भी बदलाव हुए हैं। ये जो था 524, यहाँ पे कितना हुआ करता था? 530। तो 530 पहले था, अब हो गया 524, यानी कि 6 सीटें कहाँ गई? तो 6 सीटें चली गई जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया और दोनों को यूटी बना दिया गया है, ठीक। तो अब देखिए यूटी में कितनी सीट हो गई? 19 सीट। दिल्ली का पहले ही मालूम था कि 7 सीट हुआ करती थी। जम्मू कश्मीर को 5 सीट मिल गई, 1 सीट मिल गई लद्दाख को। और ये 2 सीट मैंने क्यों लिख दिया है दादर? क्योंकि दादर, नागर हवेली और दमन दीव ये दोनों अलग अलग संघ राज्य क्षेत्र थे, जिनको मोदी जी ने मिला के एक ही कर दिया है। तो पहले दोनों की 1-1 सीट हुआ करती थी, अब दोनों मिल गए हैं तो दोनों की 1-1 मिला के 2 सीट हो गई हैं।
ठीक, तो ये हो गया। और बाकी जितनी बच रही हैं, कितनी हो गई, 5 7 5 12, 1 13 और 13 और 2 15, बच गई कितनी, 4 सीट। तो ये 4 सीट जो यूटी बच गए है ना, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, पुडुचेरी, इनकी हो गई। इनकी सबकी कितनी है, एक एक सीटें इनको मिली हुई हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं योग्यता में। तो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए जो योग्यता है, बाकी सारी योग्यताएं वही होती हैं कि भारत का नागरिक हो, दिवालिया या विकृत चित्त ना हो, उसके अलावा लाभ के पद पर ना हो। ठीक, मुख्य जो याद करने वाली चीज़ है वो है 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, ये तो हो गई योग्यता। अब देखते हैं हम लोग कि इनका निर्वाचन कैसे होगा। तो निर्वाचन जो होता है लोकसभा का, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब ऐसा निर्वाचन जिसमें जनता स्वयं भाग लेती है, यानी हम लोग वोटिंग करते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार, सभी 18 वर्ष से ऊपर की आयु के जितने भी लोग हैं वो सब के सब वोट डाल सकते हैं और डालते भी हैं सांसदों के चुनाव में। ठीक, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो 18 वर्ष की आयु है ये पहले 21 वर्ष की आयु हुआ करती थी, है ना। इसको बदला गया है 1988 में और संशोधन किया गया था। कौन सा संशोधन, संशोधन 61वां। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक, अब प्रत्यक्ष निर्वाचन जो होता है, जो भारत में प्रणाली है, वो FPPS प्रणाली है। FPPS का फुल फॉर्म है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है जो सबसे अधिक वोट पाएगा वही जीतेगा। ठीक है, सभी जानते हैं, लेकिन इसके और अंदर जाएंगे तो समझेंगे कि सबसे अधिक वोट तो पाने वाला जीत रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कुल जितनी जनसंख्या है उनका बहुमत प्राप्त किया हो। समझ पा रहे हैं, जैसे 4 सदस्य, मान लीजिए 4 लोग खड़े हैं, 4 नेताजी लोग खड़े हैं। ठीक है, अब वहाँ की टोटल जनसंख्या है 1000 जो वोट डालने वाले लोग हैं, तो उसमें से कोई 200 पाया, कोई 150 पाया, कोई इस तरह से करके 1000 बढ़ गए और 350 वाला वोट वाला जो है व्यक्ति वो जीत गया, वो जीत ही जाएगा। तो वो 50% से ऊपर तो नहीं पाया है, 50% से ऊपर यानी 500 से अधिक वोट पाने चाहिए थे, लेकिन वो 350 पाके ही जीत गया। ठीक है, तो यही चीज़ है, इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी जो सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है वही विजयी घोषित किया जाता है, भले ही उसने कुल मतों का बहुमत न प्राप्त किया हो। ठीक, अब एक चीज़ में है निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन व सीटों का आवंटन। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन व सीटों का आवंटन ये परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक, सीटों का आवंटन, वर्तमान में जो लोकसभा की सीटों का आवंटन है ये 1971 की जनगणना के अनुसार है। आगे चल के अब कब होगा, ये अब 2026 में, है ना, आगे आने वाले साल में, 2 साल बाद 2026 में फिर से लोकसभा की सीटों का फिर से इसका पुनर्वितरण किया जाएगा। ठीक, तो ये ऐसा चला आ रहा है। अब कार्यकाल देखते हैं हम लोग, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। ये 5 वर्ष गिने कब से जाएंगे, तो याद रखिएगा लोकसभा की प्रथम बैठक के दिन से 5 वर्ष तक। ठीक, सामान्य तौर पे 5 वर्ष रहेगा। मान लीजिए आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया अगर, तो 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सामान्य अवस्था में 5 वर्ष का इनका कार्यकाल रहेगा। अब देख लेते हैं हम लोग अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। तो ये दोनों ही, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि अध्यक्ष को हटाया कैसे जाएगा और अध्यक्ष की शक्तियां क्या क्या हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को कौन चुनता है, दोनों को लोकसभा के सदस्य ही अपने बीच में से चुनते हैं। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को। दोनों दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं। ये कब तक अपने पद पर बने रहेंगे, वैसे तो 5 वर्ष है, लेकिन ये नई लोकसभा के गठित हो जाने तक ये अपने पद पर बने रहते हैं लोकसभा
अध्यक्ष। ठीक है, अब इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है देखिए। तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य अपने प्रभावी बहुमत से, प्रभावी बहुमत यानी कि लोकसभा के जो रिक्त स्थान हैं उनको हटा दीजिए और फिर जो स्थान बचे, जितनी सीटें बच गई उनका बहुमत, इसको बोलते हैं प्रभावी बहुमत या देन मेजॉरिटी। तो देन मेजॉरिटी से ये क्या करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को हटा देंगे। इसके लिए 14 दिनों की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए लोकसभा के अध्यक्ष को। और सबसे इम्पोर्टेंट कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का जो प्रस्ताव है उसको लाने के लिए 50 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। 50 सदस्य कौन से, यही लोकसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। ठीक, अच्छा, यही हटाने की जो प्रक्रिया है ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाने में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में आ गया हो तो फिर लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ये अध्यक्षता नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये एक सामान्य सदस्य के तौर पे लोकसभा को अटेंड करेंगे, बोलेंगे, इवन मत भी देंगे, लेकिन अब ये निर्णायक मत नहीं दे सकते। लोकसभा का अध्यक्ष भी निर्णायक मत देता है। निर्णायक मत का मतलब होता है कि जब सदन में मतों की संख्या बराबर हो जाए, यानी उतने ही सदस्य पक्ष में भी दिए हैं किसी प्रस्ताव के और उतने ही सदस्य विपक्ष में भी दिए हों, तब लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। लेकिन जब इनको हटाने का प्रस्ताव आ गया हो सदन में तो ये निर्णायक मत नहीं देंगे, यानी कि अगर बराबर हो गए पक्ष में और विपक्ष में तो फिर ये मत नहीं देंगे, और नहीं हुए तब ये अपना मत दे सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग इनकी शक्तियां व कार्य। तो शक्तियां, लोकसभा के अध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या है, सदन की गतिविधियों को संचालित करना, सदन में संविधान की व्याख्या करना, प्रक्रिया नियमों की व्याख्या करना, और इनके द्वारा की गई जो व्याख्या है ये अंतिम मानी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष की आलोचना नहीं की जा सकती सदस्यों के द्वारा, उसके किसी भी निर्णय की आलोचना नहीं की जा सकती है। इसके अलावा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। विपक्ष के नेता को मान्यता लोकसभा अध्यक्ष ही देते हैं। और संसद की संयुक्त बैठक जब होती है, जब लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, यानी कि कोई जो प्रस्ताव आया है, कोई विधेयक आया है वो नियम नहीं बन पा रहा है, यानी कि लोकसभा ने तो पारित कर दिया मान लीजिए और राज्यसभा नहीं कर रहा है, तो ऐसे में वो नियम नहीं बन पा रहा है, तब क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा का एक संयुक्त बैठक होता है। तो उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। तो ये कुछ लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख बताया मैंने कुछ कार्य हैं। ठीक, अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि सदन की अध्यक्षता जब मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो गए तो क्या स्थिति बनेगी। अब यहाँ पे मैंने लिखा है अनुपस्थित और ये लिखा है रिक्ति। अनुपस्थित का मतलब है कि अध्यक्ष जीवित हैं और अपने पद पर हैं, उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया है, केवल वो सदन आ नहीं पाए हैं, तब अध्यक्षता कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेंगे। उपाध्यक्ष नहीं आए तो 10 सदस्यीय पैनल, ये 10 सदस्यीय पैनल को अध्यक्ष ही नियुक्त करते हैं लोकसभा के सदस्यों में से। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष अगर नहीं आए तो फिर 10 सदस्यीय पैनल में से कोई सदस्य कर लेगा अध्यक्षता। अब ये 10 सदस्यों में से 10 के 10 भी नहीं आए उस दिन, तब क्या होगा, तब फिर सदन निर्धारित करेगा कि भैया किसको अध्यक्षता सौंपी जाए। लेकिन जब रिक्ति हो, यानी कि अध्यक्ष की या तो मृत्यु हो गई है या फिर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, तब उपाध्यक्ष करेंगे जब तक वो आ रहे हैं। लेकिन मान लीजिए किसी दिन उपाध्यक्ष नहीं आया, तब फिर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे। तब 10 सदस्यीय पैनल नहीं आएगी, इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अब तो अध्यक्ष ही नहीं रहे, और ये जो पैनल थी ये पैनल तो अध्यक्ष ने ही बनाई थी। तो जब अध्यक्ष ही पद पर नहीं रहे तो अब वो पैनल का कोई काम नहीं रह गया। तो अब राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे कि कौन सा व्यक्ति लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। तो ये था टॉपिक आपका लोकसभा।